चलिए बच्चों शुरू करते हैं संध्या के बाद कविता। पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा पद्यांश व्याख्या सहित पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा। धूप जहाँ के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। ठीक है बच्चों, अनिल आपको पता है अनिल क्या होता है? अनिल होता है वायु। ठीक है, और इसके बाद उर्मिया होता है लहरें। ठीक है, और सर्पांकित होता है सांप जैसे आकार वाले। जब सांप चलता है ना, तो सांप चलने के बाद, रेंगने के बाद जो निशान बच जाता है उसको सर्पांकित कहते हैं। नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत होता है बच्चों सफ़ेद, और जलद होता है बादल। ठीक है, और बिंबित होता है परछाई पड़ना। सिकता सलील होता है बच्चों जल, समीर होता है हवा, सदा से स्नेह पाश में बंधे सम उज्ज्वल होता है बच्चों अत्यधिक चमकदार होना। अनिल होता है हवा, पिघल कर सलील होता है पानी, सलील जुंद गति द्रव को बन गया लघुपल होता है प्यारे बच्चों छोटे ओले। ठीक है, लघुपल ओले। उम्मीद करती हूँ कि आपको कठिन जो शब्दार्थ है वो समझ आ गए होंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी व्याख्या समझते हैं कैसे होगी इनकी। धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। कवि जी कहते हैं कि गंगा के किनारे के रेतीले मैदान पर तेज हवाओं की लहरों से जो है चलने से रेत इस तरह से बिछ गई है कि मानो कोई विशाल काय जो है सांप उस पर रेंग कर आया हो। ठीक है बच्चों, फिर से बता देती हूँ कि गंगा के किनारे के रेतीले मैदानों पर बच्चों जब हवा तेजी से चलती है ना, तो लहरों पर जो है रेत इस तरह से बिछ जाती है कि मानो कोई विशाल काय सांप उस पर रेंग कर आया हो। नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, और रेत लहरों की तरह ऊंचा नीचा बिखरा पड़ा है बच्चों। और उधर क्या है? गंगा का जल नीली लहरों के रूप में शोर मचाता हुआ पीली रेत पर चमकता, पीला गंगा जल आकाश में उड़ते सफ़ेद बादलों की परछाई से चमक रहा है। योगा बच्चे थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। एक दो बार आप ध्यान से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। फिर से मैं बता देती हूँ। नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, और गंगा का जल बेटा नीली लहरों के रूप में शोर मचाता हुआ पीली रेत पर चमकता, जो पीला गंगा जल आकाश में उड़ते सफ़ेद बादलों की परछाई से चमक रहा है। ठीक है बच्चों, और अनिल पिघल कर सलील ज्यों गति द्रव को बन गया लघुपल। कवि कहता है कि ये जो रेत, जल और वायु है बच्चे, इनका जो है बहुत पुराना प्यार का रिश्ता है, और ये जो है सारे के सारे प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, स्नेह पास के बंधे सम उज्ज्वल। कि ये जो है रेत, जल, वायु, इनका जो है आपस में एक प्यार का रिश्ता है, और ये प्यार के उज्ज्वल रिश्ते में बंधे हुए हैं। अनिल पिघल कर सलील, कवि कहता है कि हवा जो है पिघल कर जल बन जाती है, और जल जो है क्या हो जाता है बेटो? जल सलील ज्यों गति द्रव खो बन गया लघुपल। कि जब ये जो वायु पिघल कर जल में बदल जाती है, और पानी जब गतिहीन हो जाता है, पानी जो सलील ज्यों गति, कि पानी जब गतिहीन हो जाता है और अपनी द्रवता अर्थात बहने की क्षमता को वो खो देता है, तो क्या बन जाता है? लघुपल हुआ ओले। तो जब पानी बहने की गति यानी कि बहने की क्षमता जब पानी खो देता है, तो बच्चों वह जो है ओलों में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी फटाफट से विशेष आपको बता देती हूँ कि कवि ने जो है इसमें गंगा जल की रेती, गंगा का पीला जल तथा रेत, जल और वायु का गहरा रिश्ता इसमें बताया हुआ है। और दूसरी विशेष की लाइन आप लिखेंगे बच्चों कि इसमें रेती का दृश्य बिंब मोहक है। और बच्चों नेक्स्ट आप लिखेंगे
कि भाषा इसमें तत्सम शब्दावली है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम चौथा पढ़ेंगे अभी। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश। और देखिए बच्चों, घंट क्या होता है? घंट होता है जो मंदिरों में घंटे लगाए गए होते हैं, ठीक है। और दीप शिखा होती है दिए की लौ। कवि कहता है कि मंदिर में शंखों और घंटों के बजने की आवाज़ आने लगी है, ठीक है। कवि कहता है कि मंदिर में शंखों और घंटों की बजने की आवाज़ आने लगी है और मंदिर में संध्या की आरती अब शुरू हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि गंगा की लहरों में धीरे धीरे जो है अब एक लयात्मक कंपन पैदा हो रही है, अर्थात धीमी गति से अब वायु चल रही है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। और कवि कहता है कि अब क्या है कि धीरे धीरे जो है लयात्मक कंपन गंगा की लहरों में हो रही है, अर्थात धीमी गति से हवा चल रही है और मंदिर की चोटी पर चढ़ा कलश जो है दीपक की जलती लौ की तरह ढलते हुए सूर्य की रोशनी में अब चमक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में ऊंचा उठकर प्रभु के निकट जाकर उसकी पूजा वह कर रहा हो, अर्थात दीपदान कर रहा हो, ठीक है बच्चों। एक बार आप ध्यान देंगे मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि मंदिर की चोटी पर चढ़ा हुआ कलश दीपक की जलती लौ की तरह ढलते सूर्य की रोशनी में चमक रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में ऊंचा उठकर वह प्रभु के निकट जाकर उसकी पूजा कर रहा हो, अर्थात दीप दान कर रहा हो, ठीक है बच्चों। इसका विशेष आपने लिखना है कि इसमें जो है गाँव की सुंदर संध्या का कवि ने वर्णन किया हुआ है। और दूसरा जो भाषा जो है बच्चों, इसमें तत्सम शब्दावली है, ठीक है। और कलश के वर्णन में सुंदर दृश्य बिंब है। तो नेक्स्ट जो है अब इसके बाद वाला यहाँ तक हमने पढ़ लिया नभ में करता निराजन, ठीक है। और सिर्फ यही करेंगे हम आज की वीडियो में डिस्कस। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति से चित्रित, सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। यहाँ तक है बच्चा ये चौथा। हम फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। कवि कहता है कि तट पर बगुलों सी विधवाएं जब ध्यान में मगन। कवि कहता है कि गंगा तट पर श्वेत केशों वाली बूढ़ी स्त्रियां और विधवाएं बगुलों के समान लगती है, ठीक है। जो बूढ़ी होती है तो उनके क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं और विधवाएं जो होती हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। तो ऐसे प्रतीत होती है दोनों कि मानो बगुले हो, ठीक है। मंत्र धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन। और ये क्या कर रही है, ये जो है बच्चे ध्यान और जप में लगी हुई है और इन वृद्धाओं और विधवाओं का रुदन, इनकी पीड़ा भी गंगा के बहाव की तरह भीतर ही भीतर उमड़ती रहती है, भीतर ही भीतर चलती रहती है, ठीक है बच्चों। इनको जो है अपनी पीड़ा को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार समाज नहीं देता है, ठीक है। और दूर तमस की रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। और कवि कहता है कि ऊंचे आकाश में उड़ते सोन पक्षियों की पंक्ति की ओर कवि संकेत करते हुए कहते हैं कि ये पक्षी आकाश में उड़ती काली रेखाओं से दिख रहे हैं, ठीक है। जब ये पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि आकाश में कोई काली पंक्ति हो, ठीक है। और कवि कहता है कि इन पक्षियों के पंखों के हिलने से ये रेखाएं अब हिलती हुई सी प्रतीत होती है, ठीक है बच्चों। आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। और इनके जो है पक्षी होने का प्रमाण तभी मिलता है जब ये आर्द्र स्वर में, ठीक है, करुणा के भरे स्वर में एक साथ बोलकर आकाश को ये जब गुंजित करते हैं, मुखरित करते हैं। मुखरित होता है गुंजित करना, ठीक है।
कवि कहता है कि इनके पक्षी होने का प्रमाण हमें तभी मिलता है जब ये पक्षी आर्द्र स्वर में अर्थात करुणाभर स्वर में बोलकर आकाश को गुंजित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम सिर्फ 5 पैराग्राफ तक ही करेंगे, 5 पद्यांश तक आज हमने चर्चा की। इसका विशेष मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। इसका विशेष रहेगा बच्चों कि इस पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है। ठीक है, और दूसरा विधवा और वृद्धाओं का रुदन धारा से तथा पक्षियों का उड़ना काली रेखाओं से उपमित है। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा लास्ट लिखेंगे आप, भारतीय समाज में वृद्धाओं और विधवाओं की बुरी हालत का कवि ने चित्रण किया है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेष अंश पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन पद्यांशों की व्याख्या समझ आई होगी।